आज हमारा पॉडकास्ट हुआ है एक स्टूडेंट लीडर के साथ जिन्होंने पेटिशन फाइल करने से लेके हंगर स्ट्राइक तक सारी चीज़ें कवर की हैं। आज हमने स्टूडेंट इलेक्शन के बारे में सीखा। आज हमने सीखा कि राजस्थान की जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और उसका कहीं कोई जिक्र भी नहीं करता है। उन्होंने 4 हंगर स्ट्राइक करे हैं, उनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट यूनियन के लिए था, बाकी के राजस्थान की लैंग्वेज के ऊपर थे। शुभम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन लास्ट 2020 में हुए थे। 23-24 से इलेक्शंस हुए ही नहीं हैं, पर आप हंगर स्ट्राइक पे 26 में आके बैठे, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। बिल्कुल, देखिए जिस साल छात्र संघ के चुनाव राजस्थान में बंद हुए थे उस साल भी हमने हंगर स्ट्राइक की थी। मतलब लगातार जब से छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी है हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और ये मेरी चौथी हंगर स्ट्राइक थी जो मैंने राजस्थान में की है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम विद्यार्थियों के साथ इस लड़ाई को हम पहले दिन से लड़ रहे हैं कि क्यों आपने प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाई। स्टूडेंट्स को जो पॉलिटिक्स में आने का जो एक जरिया है स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस, उसको कंटिन्यूसली राजस्थान में चलता रहना चाहिए। बट ऐसा था ना कि जब पहले की 4 हंगर स्ट्राइक्स थी उनको इतना लैमलाइट नहीं मिला। आई फील लाइक जब सोनम वांगचुक सर उधर बैठे हंगर स्ट्राइक पे, फिर आपने इधर हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दिया, आई फील लाइक उससे हाइप अप मिला आपको थोड़ा। नहीं, बिल्कुल, देखिए जिस समय प्रदेश में या पूरे देश में एक जैन जी क्रांति का पैदा होना हुआ कि जब उन मुद्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पेपर लीक जैसी घटनाओं के खिलाफ तमाम युवा सड़कों पर थे और सोनम वांगचुक सर भूख हड़ताल पे थे। उसी समय राजस्थान में एक पैरेलल मुद्दा कि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो मराठी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आदेश जारी करते हैं, यानी मराठी लैंग्वेज पढ़ना कंपलसरी है यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस में और राजस्थानी लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो हमारी हंगर स्ट्राइक थी ये हमारी लोकल लैंग्वेज के लिए थी। और जब मैं 14वें दिन इस हंगर स्ट्राइक को मैंने ख़त्म किया तब मैंने इसको महसूस किया कि तमाम राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब लोकल लैंग्वेज से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने इस हंगर स्ट्राइक को सीरियसली लिया, मुद्दे को समझा कि इस लड़ाई को हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। जब जैसे मराठी की बात होती है उस लैंग्वेज का रिटन स्क्रिप्ट भी है, राजस्थानी लैंग्वेज का रिटन स्क्रिप्ट नहीं, तो हाउ आर वी? देखिए ये बड़ा कन्फ्यूजन है तमाम राजस्थान के लोगों के बीच में। ये देखिए तमिल में 112 बोलियां हैं लेकिन उसके बाद भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो राजस्थान की बोलियां हैं इनसे एक लिपि तैयार की जा सकती है। कब तक आप इस चीज़ को ऐसे टालते रहोगे कि जब बोलियां बदलती है या बोलियां अलग है, लेकिन आप एक लिपि तैयार कीजिए। ऐसे लोग एक्सपर्ट राजस्थान में बैठे हैं जो राजस्थान की तमाम बोलियों को मिलाकर एक लिपि तैयार कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कितनी बोलियाँ हैं, वहाँ की मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज है, पंजाबी में कितनी है, तो तमाम अदर स्टेट्स हैं उनमें हर जगह अलग अलग बोलियाँ हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की लिपि है। तो ये लिपि राजस्थान की भी तैयार की जा सकती है। तो इन चीज़ों को बढ़ावा ना देते हुए आप एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाइए जो अलग अलग बोलियों को बनाकर एक लिपि को तैयार करे, क्योंकि ताकि आने वाले जो जनरेशन है उसको हम हमारे कल्चर से जोड़ के रख सकें। ये पॉसिबल है? बिल्कुल 100% रेडी कर देना कैसे, किसी चीज़ की ये बताइए आज। तो अगर पॉसिबल है भी तो अभी तक कैसे नहीं? वो देखिए ये क्यों नहीं हुई, इसी का जवाब हम लोग मांग रहे हैं कि हम राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं या ये अभी की जो जनरेशन है ये यही जवाब मांग रही है कि अभी तक हम लोग बोल रहे हैं बोलियाँ या हमारी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अगर आने वाले समय में ये एक स्क्रिप्टेड राजस्थान की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इसको नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है वो इस चीज़ को ना तो सीख पाएगी, ना बोल पाएगी, ना अपने कल्चर से जुड़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं आज के समय में इतना ये ज़रूरी है। आप देखिए मराठी लैंग्वेज अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा सकती कोई सेंस नहीं है उस बात का, तो तभी तो हम ये चीज़ पूछ रहे हैं कि सेंस कहाँ तक है कि अगर आप मराठी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए एग्री हो और राजस्थानी के लिए एग्री नहीं हो तो राजस्थान के अंदर राजस्थानी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। तो आप जैसे लॉ के फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो लॉ का ही एक सवाल है। आपने राजस्थान हाईकोर्ट में शुभम रेवार वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान पेटिशन फाइल किया, जजमेंट 19 दिसंबर 2025 को आया। बिल्कुल, पेटिशन एग्जैक्टली क्या थी और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया वो क्या था, और क्या उससे आपको ऐसा लगा कि हाँ ठीक है हमारी बात सुनी गई है या रखी गई है, या इट वाज ऑल डिसमिस्ड? नहीं, इट वाज ऑल अबाउट डिसमिस द केस। वी फाइल्ड द केस इन द कोर्ट that we want the student union elections in our universities because students wants their rights. So हमने जो पिटीशन दायर की उसमें ये कहा कि भाई जब प्रदेश में बाकी सारे चुनाव हो सकते हैं तो छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। लेकिन जब इनको बंद किया गया तो इसमें ये तर्क दिया गया कि छात्र संघ के चुनाव शिक्षा में बाधा पैदा करते हैं
और वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं या माहौल ख़राब होता है, तो हमने कोर्ट में ये पेश किया अपने आप को कि आप नए नियम कायदे लागू कीजिए, हम लोग उनके अकॉर्डिंग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप चुनाव कराइए। लेकिन आज देखिए न्यायपालिका को भी ठुकराने का काम ये प्रशासन कर रहा है। यूनिवर्सिटीज़ कैंपस को सीधे डायरेक्शंस थे कि आप मार्च का मंथ है वो ख़त्म होने से पहले पहले आप यहाँ इलेक्शंस को डिक्लेयर करोगे कि कैंपसेस में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन सरकार आज के समय में न्यायपालिका को नहीं मान रही है, उन ऑर्डर्स की पालना नहीं की जा रही है। कोर्ट ने सीधे सीधे आदेश दिए थे कि मार्च के महीने में कैलेंडर जारी होना चाहिए, आज तक वो कैलेंडर जारी नहीं हुआ। इस मार्च में? जी, इस मार्च में या और अभी तक कोई कैलेंडर इन लोगों ने जारी नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेशों को ठुकराने का काम ये प्रशासन कर रहा है। तो जिस न्यायपालिका पे पूरा नागरिक विश्वास करता है, पूरे देश का नागरिक ये मानता है कि न्यायपालिका का जो डिसीजन आ गया वो हमें फॉलो करना है, लेकिन यहाँ का प्रशासन इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, यहाँ की सरकार इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती। आप देखिए निकाय चुनाव कराने के लिए कोर्ट में कितनी बार आदेश जारी कर दिए, पंचायत चुनाव कराइए, निकाय चुनाव कराइए, लेकिन आज तक कभी भी डिक्लेयर ऑफिशियल ये लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है कि डेट क्या होगी। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, चुनाव के जरिए आगे आने का मौका है वो रोका जा रहा है कि उन्हें पता है कि अगर इलेक्शंस हुए रेगुलरली तो जो यूथ है जो ग्राउंड पे मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं आगे आएगा राजनीति में। तो बस उन्हें एकमात्र इन्हें रोकने का जरिया इन छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाना था। तो वर्डिक्ट आ गया था कि चुनाव करवाने हैं मार्च में, कैलेंडर निकलना चाहिए, आप हंगर स्ट्राइक पे अभी बैठे, आपने आगे प्रैक्टिस नहीं किया पिटीशन फाइल करने का कि हम हायर कोर्ट में चले जाएं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेकर जाएंगे। और उससे सरकार सुन लेगी? नहीं, देखिए सरकार तो अगर सुनना होता तो छात्र संघ के चुनाव प्रदेश में हो जाते। ये कोर्ट के माध्यम से ही होगा कि हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया उसकी पालना नहीं की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। तो पिटीशन में आर्टिकल 19(1)(c) का आर्ग्यूमेंट था जिसमें एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म करने का फंडामेंटल राइट है, बट ये तो कोई ऑटोमेटिकली एम्बेड या राइट फंडामेंटल है नहीं कि स्टूडेंट इलेक्शंस होने चाहिए। स्टूडेंट इलेक्शंस हमारा फंडामेंटल राइट थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए राइट तो नहीं है, लेकिन राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टूडेंट इलेक्शंस राइट होना चाहिए, बिल्कुल फंडामेंटल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि हम हमारा वोट कास्ट तो कर सकते हैं, वोट देना हमारा राइट है। तो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है वो एटलीस्ट अपना वोट कास्ट करेगा, अपना प्रेसिडेंट चुनेगा या किसी भी व्यक्ति को चुनेगा जो उसकी आवाज़ को उठाए। राइट टू स्पीक फंडामेंटल राइट्स माना जाता है, राइट टू वोट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें थी ये स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस के जरिए ही पूरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इसको फंडामेंटल राइट्स मानने की भी बात कोर्ट में की गई थी और कोर्ट इस चीज़ पे एग्री था कि स्टूडेंट्स को अपना नेतृत्व चुनने की पूरा अधिकार है, बोलने का अधिकार, अपने मुद्दों की बात रखने का पूरा अधिकार है। आपने अभी बताया था कि उन्होंने कुछ कमिटीज़ बैठाई थी, तो एक लेंगडो कमिटी रिकमेंडेशन आई थी, एकेडमिक डिस्ट्रप्शन, एनईपी इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स आए थे। तो यही सारे कंसर्न्स तो डूसू में तो बहुत फेमस है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ तो अभी भी इलेक्शंस हो रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। देखिए आज मध्य प्रदेश में कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें छात्र संघ चुनाव कराने की बात की है। तो जो ये लिंगदो कमेटी हो गई या फिर जो कमिटीज़ की ये लोग बात करते हैं, ये सिर्फ बहाना है, ये कहीं किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करती है। छात्र संघ चुनाव में सिर्फ पैदा अगर डिस्टर्बेंस कर रही है तो सरकार कर रही है। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कैसे सीएम बने ये पूरे जनता को पता है। उसी प्रकार से उनके जो आने वाली पीढ़ी है, उनके बेटे हैं, पोते हैं, उनको राजनीति में आगे लाना है। यहाँ के डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा जी, उन्हें पूछो कि आपके बेटे को आप यूनिवर्सिटी भेज के एक दिन धरने पर बिठा के हमें बताओ, या एक दिन उन्हें बोलो कि भूख हड़ताल करनी है या पुलिस की लाठी खानी है, नहीं खा पाएंगे। तो अगर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है तो तमाम उन नेताओं की वजह से लगी है जो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। लिंगदो कमेटी का सिर्फ आश्वासन इन लोगों ने दिए है। लिंगदो कमेटी कहीं हमारे छात्र संघ चुनाव में बाधा पैदा नहीं करती है। लिंगदो कमेटी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि फॉलो करता है। सिर्फ सरकार को दिक्कत है इन नए युवा नेताओं से कि अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में इलेक्शंस होंगे तो वो यूथ लीडर्स निकल कर आएंगे जो ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, सुबह से शाम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारों को हमारे छात्र संघ चुनाव से डर है, ना कि लिंगदो कमेटी या एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये लोग हवाला देते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। इनको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम सरकार के साथ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लिंगदो कमिटीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन आप चुनाव कराने में सबसे पहले अगर आगे आइए तो
आप आ क्यों नहीं रहे, अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे? कभी कांग्रेस सरकार बंद करती है, कभी बीजेपी सरकार करती है। तो आज आप ये पॉडकास्ट ले रहे हो, तो उसके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि अब ये जैन जी जाग चुका है। तो आप जब चाहो जब चुनाव बंद कर दो, जब चाहो चुनाव चालू कर दो, ऐसा नहीं होगा। कैंपसेस हमारा है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें जब हम चाहेंगे तब तो चुनाव होंगे, और हम जिसको चाहेंगे उसको हम प्रतिनिधित्व चुन पाएंगे। तो आने वाले समय में ना तो कैंपसेस में किसी सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा और ना हम पे कोई सरकार दबाव डाल सकेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय में इंडिपेंडेंट छात्र संघ के चुनाव हम लोग करवाएंगे। हमारा यूनियन का प्रेसिडेंट होगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ यूनियंस की परफॉर्म की जाती है वो लोग हम कराएंगे। सो व्हाट यू आर सेइंग कि अभी तक जितनी भी बार इलेक्शंस हुए हैं, तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उनका दबाव रहता है आप लोगों पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब पिछली बार जब कांग्रेस सरकार में छात्र संघ के चुनाव बंद हुए तो कहीं ना कहीं कुछ कारण रहे होंगे, और आज बीजेपी सरकार अगर इस चीज़ को चालू नहीं करा पा रही है तो एकमात्र रीज़न है कि उनका जो संगठन है ABVP, वो वहाँ कैंपसेस में इस चीज़ को जीत हासिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो पूरे साल स्टूडेंट्स के बीच में रहते नहीं है। तो अब अगर सरकार का अगर संगठन यहाँ नहीं जीतता है तो कहीं ना कहीं सरकार की नेगेटिविटी जाती है। तो सरकारें हमेशा से नहीं चाह रही कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हों। तो अशोक गहलोत की सरकार में ये इलेक्शंस बैन हुए थे, बंद हुए थे, वही आपसे हंगर स्ट्राइक पे मिलने भी आए थे? बिल्कुल। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और तमाम युवाओं के ये सवाल हैं अशोक गहलोत जी से, लेकिन हम इनका बड़प्पन मानते हैं कि चलो आपने गलती की, हम ये मानते हैं कि आपने गलती की कि भाई युवाओं के आपने छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाई, लेकिन आज मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ खड़े हो, ये भी हमारे लिए एक बड़ी बात है कि 3 बार के मुख्यमंत्री हमारे साथ खड़े हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार में चुनाव हमने किसी कारणवश से बंद किए थे, लेकिन ये हमसे भूल हुई है और आगे आने वाले समय में हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। उस टाइम उन्होंने एक कारण क्या दिए थे? लॉ एंड ऑर्डर? बिल्कुल। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उन लोगों ने हवाला दिया था, जो नहीं देना चाहिए था। देखिए, प्रदेश में किसी भी प्रकार से आप युवाओं के हक और अधिकार को नहीं रोक सकते हो। कुछ अगर बाधाएं आ रही थी तो उन बाधाओं का समाधान करना चाहिए था, ना कि आपको छात्र संघ चुनाव पर रोक लगानी चाहिए थी। उस समय हमने अशोक गहलोत जी से भी आग्रह किया था कि सर, आपने अगर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है तो कहीं ना कहीं सरकार युवा है जो सरकार से नाराज़ है, और उसी नाराज़गी के ज़रिए बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, यानी तमाम युवा नाराज़ थे। लेकिन आज बीजेपी हमेशा ये कहती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम युवाओं को आगे लाने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक स्टेप उठाना चाहिए कि अगर कोई स्टूडेंट लीडर 14 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो यहाँ का कोई प्रतिनिधित्व मंडल, उनका रिप्रेजेंटेशन वहाँ मेरे पास आना चाहिए था, या कोई भी अगर मेरी जगह कोई दूसरा भी स्टूडेंट लीडर प्रोटेस्ट कर रहा होता तो उन्हें आगे आकर हमारी बात सुननी चाहिए थी कि आप 15 दिन से या 14 दिन से भूख हड़ताल पर क्यों हो, छात्र संघ चुनाव आपका मुद्दा है तो हम लोग करवाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सुनती नहीं है युवाओं की बात। आप चुनाव और पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हैं, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, ये जब इलेक्शंस यहाँ स्टूडेंट यूनियन के बैन हुए थे तब सचिन पायलट सर और अशोक गहलोत सर में कुछ लड़ाइयाँ चल रही थी, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल। देखिए, हमारा दायरा सिर्फ सीमित है छात्र राजनीति तक, और ये हमारे तमाम जिन लीडर्स का नाम ले रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर्स हैं जो राजनीति में मान लीजिए या छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी में कोई दूरियां हैं। नहीं, बट मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे सचिन पायलट यंगर जनरेशन पॉलिटिशियन है, तो कहीं ना कहीं मिस्टर अशोक गहलोत में कहीं ये डर बना हो कि हमें ऐसे और नेताओं को आगे ही नहीं आने देना, क्या पता है इसलिए उन्होंने स्टूडेंट यूनियन बैन करा दिया? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार किसी भी की हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तमाम, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को ये डर था कि भाई अगर चुनाव हुए तो जो यूथ लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में आगे आएंगे। इलेक्शंस में, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में भी यूनिवर्सिटीज़ का पैसा बहुत खर्च होता है। डूसू का लास्ट स्टेटमेंट था, यूनिवर्सिटीज़ का पैसा नहीं, वो हमारा खर्च होता है। आप देखिए, हर साल यूनिवर्सिटी कैंपसेस में 110 रुपये हर एक स्टूडेंट से लिए जाते हैं कि रेगुलरली यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होंगे। बट दैट अमाउंट इज वेरी स्मॉल ना, जब खर्च करने की बारी आती है। डूसू में 102 करोड़ खर्च हुए थे। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। इफ यू कैलकुलेट 110 रुपीज विथ 2 लाख स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द अमाउंट? 2.5 करोड़ से ज़्यादा। बिल्कुल। तो वो रुपए हमारे पैसे हैं जिससे हम यूनियन के इलेक्शंस करवाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती है, प्रिंसिपल्स की जो फीस जाती है या उनकी सैलरी जाती है वो हमारी फीस से ही जाती है। तो यूनिवर्सिटीज़ का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, पैसा खर्च स्टूडेंट्स का हो रहा है, और उन पैसों को भी वो सही तरीके से खर्च नहीं कर रहे। आप देखिए कि स्टूडेंट जो यहाँ एडमिशन लेता है वो तमाम चीज़ों की फ़ीस पे करता है, यानी क्लास में पढ़ने की फ़ीस वो पे करता है, टीचर की सैलरी वो पे करता है, बुक्स की फ़ीस वो पे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ीस वो पे करता है, इवन स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस की फ़ीस वो पे करता है। लेकिन उनमें से ना तो उनके लिए बैठने के लिए क्लासरूम सही हैं, ना यूनियन के इलेक्शंस हो रहे हैं, ना पढ़ाने के लिए वहाँ टीचर्स हैं। तो आज जो एजुकेशन सिस्टम इतना नीचे गिरता जा रहा है, इन तमाम
सारी चीज़ों का रीज़न है कि यूनियन के इलेक्शंस नहीं हो रहे, क्योंकि कोई आवाज़ उठाने वाला अगर नहीं बचेगा, तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ाई कौन लड़ेगा? What I feel like it's running in a circle, क्योंकि जो कमेटी बिठाई गई है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसों की ही बात करी गई है कि हमारे पास ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए हम स्टूडेंट यूनियन बैन कर रहे हैं, इलेक्शंस नहीं होने देंगे स्टूडेंट्स के। बिल्कुल, देखिए ये सब बहाने मारने की बात है कि आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में जब हमारे इलेक्शंस नहीं हो रहे तो टीचर्स के इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं? उन्होंने वो इलेक्शंस करवा लिए, कर्मचारियों के इलेक्शंस करवा लिए, और वो हर साल हुए हैं। हर साल हुए, हमने विरोध किया उन चीज़ों का। अभी पंचायत के सरकार ने कहा कि भाई छात्र संघ चुनाव शिक्षा में बाधा या पैसा खर्च ज़्यादा होता है, तो आने वाले समय में पंचायत के चुनाव आएंगे, आप रूल्स 5,000 रुपये सरपंच खर्च कर सकता है, तो क्या 5,000 रुपये में एक सरपंच का चुनाव लड़ा जाएगा? हम देखते हैं क्या एमएलए की जो दायरा है पैसा खर्च करने का, क्या एक एमएलए उसी दायरे में पैसा खर्च कर चुनाव लड़ सकते हैं? क्या एक एमपी उसी दायरे में पैसा खर्च कर चुनाव लड़ सकते हैं? तो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीज़ों पे लागू कीजिए, हम एग्री हैं। आप सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर ही ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लागू करते हो? सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सरपंच चुनाव, निकाय चुनाव आ रहे हैं उन पे लागू कीजिए, एमएलएस के चुनाव में लागू कीजिए, एमपी के चुनाव में लागू कीजिए, सिर्फ छात्र संघ चुनाव पर ही रोक क्यों है? कैंपसेस में ये कह रहे हैं कि हमारे पास बिल्डिंग नहीं है, पैसा खर्च होता है, तो टीचर्स के इलेक्शंस कैसे हो गए? हम 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, हमें अगर आप अपना नेतृत्व नहीं चुनने दे रहे हो तो टीचर्स तो सिर्फ 400 हैं। 400 टीचर्स के ऊपर आपको तो एक लीडर चाहिए, और हमारे ऊपर कोई लीडर क्यों नहीं है? और उसका उनके पास कभी कोई जवाब भी नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए कोई जवाब नहीं होता उनके पास। तो अगर कल को इलेक्शंस वापस आते हैं, आप इलेक्शंस लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल, देखिए इंटरेस्टेड हमेशा से, हमने कभी इलेक्शन लड़ने पर ध्यान नहीं दिया। देखिए मैं एक वेल क्वालिफाइड और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था कॉमर्स कॉलेज का, मतलब सीए मैंने किया, मैं 18 घंटे पढ़ाई करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि यार यहाँ एक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, मुद्दों की बात नहीं करता, यानी एक स्टूडेंट्स जो बैग लेकर आता था उससे बैग लाने तक के पैसे लिए जाते थे कैंपसेस में, कि आप अगर बैग कैरी कर रहे हो अपना साथ में तो आपको 10 रुपीज़ डिपॉजिट करवाने होंगे। तो इसके खिलाफ हमने डेली बेसिस पे आप देखिए इतना तक ये लोग कर रहे थे। तो 6 महीने तक मैंने और मेरी टीम ने मोबाइल और बैग स्टूडेंट्स से जमा किए, फिर उन्हें प्रशासन को ये बताया कि एक स्टूडेंट्स है जो कॉलेज में आएंगे तो बैग तो लेके आएंगे, आप क्यों पैसे ले रहे हो इनसे? इंसान पढ़ेगा कैसे अगर बुक्स, कॉपीज और फ़ोन नहीं लेके आएगा? बिल्कुल, देखिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को सिर्फ पैसों से मतलब था, इसीलिए तमाम इन चीज़ों को लेकर हमेशा से, तो इन चीज़ों के लिए हमने इस लड़ाई को लड़ा मजबूती से। पहले मोबाइल और बैग फ्री करवाए, और आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है रिवॉल्यूशन का, यानी एक स्टूडेंट जो 99% के साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। आप मुझे बताइए कि आप अगर आज आप पूरे ज़िले को टॉप करके आते हो, आपके 99% आपके आते हैं 12th क्लास में, आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हो और 1 महीने बाद ही महारानी कॉलेज में आपके कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में 1 नंबर से बैक आती है, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे अभी 1 महीने पहले तक तो तेरे 99% थे और 1 महीने बाद तेरे फेल कैसे हो गए एक सब्जेक्ट में? लेकिन ये एक बड़ा स्कैम यूनिवर्सिटी चला रही है। फिर आपसे रिवेल का फॉर्म फिल करवाएंगे, फिर रिवॉल्यूशन के फॉर्म में आपको पास कर देंगे। मैं महारानी कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी पहले, बट मेरी फ्रेंड ने लिया और उसने बताया कि उनकी जब बैक की भी फॉर्म्स भरते हैं तो बहुत हाई फीस है। हाँ बिल्कुल, देखिए, और वो फॉर्म भरने के बाद उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं है कि फॉर्म भर चुका है बच्चे ने, एग्ज़ाम कब होंगे, डेट शीट कब आएगी, और अगर एग्ज़ाम हो गए तो उन्होंने पेपर घुमा दिए बच्चों के। हाँ बिल्कुल, देखिए ये यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना गिर चुका है कि आज जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी को राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी माना जाता था, आज उसमें एडमिशन्स खाली पड़ी है सीटें। आगे आने वाले समय में प्राइवेट करनी पड़ेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी को, एक बोर्ड लगाना पड़ेगा कि आइए यहाँ हमारे एडमिशन्स लीजिए। तो ऐसे हालात देखने को मिलेंगे जिस यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक बच्चा तरसता था कि मेरा एडमिशन हो जाए, और राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कई डॉक्टर्स, कई IAS, IPS, पॉलिटिशियंस निकले हुए हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का प्रशासन यहाँ बैठा है कि सिर्फ पैसों के लिए स्टूडेंट्स की इस एजुकेशन सिस्टम को वो लोग नीचे गिरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी की इस गरिमा को नीचे गिरा रहे हैं। तो इसके खिलाफ ही हमारी ये लड़ाई है। सो इफ़ यू विल फाइट द इलेक्शंस, मैंने आपका पूरा इंस्टाग्राम देखा है, मैंने आपका पूरा हिस्ट्री देखा है, आप किसी पार्टी के साथ अलाइन नहीं हो, आपके पेज पे कुछ ऐसा नहीं है कि इस जगह पे आप ज़्यादा वो दबाव डालते हो कि आप राइट विंग हो और लेफ्ट विंग हो। तो कल को अगर आप चुनाव लड़ते हो तो ABVP या NSUI या इंडिपेंडेंट? बिल्कुल, देखिए ये तो ये डिसीजन हमने हमारा ऐसा स्टूडेंट्स के हाथ में छोड़ा। आप देखिए
हमारे पास आज तक हमने किसी स्टूडेंट्स को किसी एबीवीपी या एनएसयूआई या किसी जाति से देखकर उसकी मदद नहीं की। हमेशा हमने कोई भी स्टूडेंट्स भले किसी भी संगठन का हो या किसी भी जाति का हो, हमने हमेशा उसकी मदद करने का काम किया है। तो आगे आने वाले समय में स्टूडेंट्स जिस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना, किस संगठन से लड़ना है, तो डिसीजन हमेशा उनके हाथ में रहेगा। सो यू आर सेइंग कि आप स्टूडेंट्स को बैठाएंगे, आप बिल्कुल। उनसे पूछेंगे कि आपको किस पार्टी से लड़ना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज अगर इस पोजीशन पे पहुँचे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का ही सपोर्ट रहा, उनका साथ रहा कि आज उन्होंने यहाँ तक पहुँचा है। तो आगे आने वाले समय में ही उनका साथ चाहिए होगा, उनकी राय चाहिए होगी। जैसे स्टूडेंट्स बोलेंगे उस तरह हम लोग करेंगे आगे। और अगर उन्होंने बोला कि निर्दलीय, इंडिपेंडेंट, देखिए जो डिसीजन स्टूडेंट्स देंगे वी आर रेडी टू फाइट। उस पे आप रेडी हैं? Yeah. ओके। आपके पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस कौन रहे हैं, या पॉलिटिकल आइडियल होता है ना जो, जी, एक होता है आइडल, एक होता है जो आपको इन्फ्लुएंस करते आ रहे हैं, जिसको आपने बचपन से देखा है। Who is that बिल्कुल। person? देखिए जो भी पॉलिटिशियन जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस से जिन्होंने स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की है और आज वो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में, वो तमाम वो लीडर्स हमारे, उनको हम पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं, देखते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक लीडर से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। जो राजस्थान विश्वविद्यालय की इस छात्र राजनीति से निकला है, उन्होंने हमेशा हमें संघर्ष करना सिखाया। हर स्टेप से कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम आइडियल अगर मान रहे हैं तो तमाम राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए उन छात्र राजनीति के लोगों को मान रहे हैं या उन नेताओं को मान रहे हैं जो आज मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में। कोई नाम आपके दिमाग में? नहीं, बिल्कुल। देखिए तमाम वो लीडर्स मैंने बताया, हर कोई व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं। कोई तो नाम होगा। नहीं, सारे जितने भी लीडर्स आप देखिए, सारे कंप्लीट लीडर्स जो छात्र राजनीति से निकले हुए, वो कहीं ना कहीं हमारे आइडियल हैं। आशुतोष रंका और सीजेपी ने भी आपका हंगर स्ट्राइक का सपोर्ट किया था, वो कॉन्वर्सेशन क्या रही थी? ये बिल्कुल देखिए, जिस समय सोनम वांगचुक सर का धरना समाप्त हुआ था, श्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये जैन जी छीन कर लाए थे, उसके बाद उनका फोकस गया कि राजस्थान में कोई हंगर स्ट्राइक चल रही है और लोकल लैंग्वेज के लिए चल रही है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया कि ये हम आपके मुद्दे के साथ हैं, हमने अभी दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन हम लोगों ने किया है, तो जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ हैं। तो वो लोग यूनिवर्सिटी भी आया आशुतोष भाई हमारे पास मिलने के लिए और हमारे मोरल सपोर्ट किया कि आप जहाँ बोलोगे हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं, आप इस लड़ाई को मजबूती से लड़िए, राजस्थान की इस कल्चर की लड़ाई को प्लस छात्र संघ चुनाव की बहाली की इस लड़ाई को। उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज और स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस के लिए नहीं बोला था, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रीवैल्यूएशन डिलेज, सेमेस्टर डिलेज, इन सब के लिए भी बोला बिल्कुल। था। देखिए तमाम हमारे इन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ था और काफ़ी लंबे समय से मैं रिवॉल्यूशन की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो लोग इसको वॉच आउट कर रहे हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस मुद्दों की लड़ाई हम लोग साथ मजबूती से लड़ेंगे। तो मतलब मुद्दे तो बहुत है, बट आपका जो मेन मुद्दा है दैट इज़ स्टूडेंट इलेक्शंस, क्योंकि अगर वो हो जाएंगे तो आप ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। नहीं देखिए, क्या ये नहीं देखिए, हमारा ये मुद्दा नहीं। अगर ये मुद्दा होता तो पिछले 3 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, उसके बावजूद हम लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हमारा मुद्दा सिर्फ चुनाव कराने तक सीमित नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हम जिन मुद्दों के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूती से उठा रहे हैं कि आज रिवॉल्यूशन के देखिए या अपनी राजस्थानी लोकल लैंग्वेज का देखिए, तो इन तमाम मुद्दों की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। लेकिन प्रदेश में अगर छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो ये नेतृत्व की जो क्षमता हम लोगों में है, ये कहीं ना कहीं आज अगर मैं यूनिवर्सिटी का इलेक्शंस लड़ता हूँ तो आने वाले समय में कोई आगे आएगा, वो चुनाव लड़ेगा, वो मेहनत करेगा। तो जो कंटिन्यूसली जो पड़ता है छात्र संघ चुनाव की, वो चलती रहेगी। युवा आगे आएंगे और मुद्दों की बात ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। मैं आर्यू की स्टूडेंट तो नहीं हूँ, तो मुझे इस मुद्दे पे पता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आया है कि जैसे राजस्थान में एक पैटर्न फॉलो होता है, पराठा पलटना, 5 साल इसकी सरकार, 5 साल उसकी सरकार। तो आरयू में भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता है कि एबीवीपी फिर एनएसयूआई या कोई इंडिपेंडेंट? नहीं देखिए, आरयू में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए आरयू मतलब स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस एकमात्र ऐसे इलेक्शंस हैं जिसमें 100% वोटर पढ़ा लिखा है। यानी राजस्थान में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शंस ही एक ऐसा इलेक्शंस है जिसमें 100% वोटर पढ़ा लिखा है। यानी 100% लिटरेसी के साथ कोई चुनाव हो रहा है तो वो यूनियन के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा में 50% वोटर्स पढ़े लिखे होते हैं। आप किसी को पैसे दोगे, किसी को किसी और चीज़ का लालच दोगे तो वो आपको वोट दे देंगे। लेकिन यूनियन इलेक्शंस में ऐसा कभी नहीं होता। हर एक स्टूडेंट पढ़ा लिखा है तो उसे ये नॉलेज है कि अगर शुभम को वोट करना है मेरे को, तो शुभम ने क्या क्या काम हमारे लिए किए हैं, आगे आने वाले समय में वो
वो क्या काम हमारे लिए करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक वोटर इतना पढ़ा लिखा है कि किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी लालच के पीछे वो नहीं जाएंगे। अगर कोई पार्टी का व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो पार्टी के लिए वोट करेंगे, अगर कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट के लिए काम करेंगे। तो जो आप कह रहे हो पराठा पलट वाली सरकार यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस में कभी काम नहीं करती है, वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स अपना ओपिनियन देते हैं। और यही खूबसूरती है छात्र संघ चुनाव की कि वहाँ से जो निकला हुआ लीडर्स, जो छात्र राजनीति से निकला हुआ जो लीडर है, वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाता है। एक अलग पहचान राजस्थान की इस राजनीति में वो छोड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा धरातल पर संघर्ष किया। आम जो परिवार से स्टूडेंट्स आते हैं गरीब घर से, उनकी मदद करने का वो लोग काम करते हैं। स्टूडेंट इलेक्शंस अगर देखा जाए तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का डेमो ही है छोटे लेवल पे, और वहाँ का वोटर अगर पढ़ा लिखा है तो यहाँ जब मेन इलेक्शंस होते हैं तब वहाँ तक आते आते क्या हो जाता है सबको। नहीं बिल्कुल, देखिए हमने हमेशा छात्र राजनीति को इस तरीके से देखा है कि अगर वहाँ आप देखिए कंटिन्यूसली अगर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस होते हैं, आप देखिए आज राजस्थान की राजनीति में छात्र राजनीति से निकले हुए कई नेता हैं, वो हमेशा से ही आप देखेंगे कहीं भी अन्याय होगा तो सबसे पहले आगे आकर खड़े होंगे, सबसे पहले आवाज़ उठाएंगे, सबसे पहले बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डे फर्स्ट से जब राजनीति स्टार्ट की तो संघर्ष की बदौलत राजनीति स्टार्ट की। यहाँ ना तो आप धन के बल पे चुनाव जीत सकते, ना आप बाहुबल के बल पे चुनाव जीत सकते। आपको अगर छात्र संघ का अध्यक्ष बनना है या प्रेसिडेंट बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है। पर पहले अभी जब हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी तब आपने मेंशन किया था कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस रहता है, तो बाहुबल तो आया वहाँ पे। नहीं बिल्कुल, देखिए तो कभी कैंपसेस में कभी नहीं रहा। हमने अभी पहले भी कहा और आज भी कहते कैंपसेस में किसी भी पॉलिटिकल अगर ऐसा इन्फ्लुएंस रहता है तो आप कि ये बीजेपी सरकार अगर चुनाव करवाए और एबीवीपी को जिता के दिखा दे कैंपसेस में, क्यों नहीं जिता पा रहे? अगर इन्फ्लुएंस होता तो आज बीजेपी इलेक्शंस डिक्लेयर करती और एबीवीपी उनका संगठन है जो कैंपसेस में काम करता है, उनको जिता के दिखा दे। नहीं जिता पाती क्योंकि स्टूडेंट्स वोट करते हैं वहाँ, उन्हें पता है कि किसने हमारे लिए काम किया है, कौन हमारे लिए मेहनत कर रहा है। सो व्हाट आई गेट इट कि अशोक गहलोत जी ने इलेक्शंस बैन करवाए और भजन लाल जी की सरकार इसलिए इलेक्शंस नहीं खोल रही क्योंकि उनको पता है एबीवीपी का वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बिल्कुल 100%। अच्छा, अगर मैं सोनम वांगचुक सर की एक बार बात फिर से करना चाहूँगी, बहुत इंस्पायरिंग एक कैरेक्टर बन चुके हैं वो हमारे यूथ के लिए। उन्होंने आपसे क्या बात करी? क्या वो बहुत स्वीट से लगते हैं। बिल्कुल, देखिए जब हम भूख हड़ताल पे थे तो सोनम सर का हमारे पास उनकी टीम का मेल आता है, आगे से आया था। बिल्कुल, देखिए और हम भी उनको वॉच आउट कर रहे थे। और लेकिन जब हमारे मिलने की बात हुई तो हम सोनम सर के पास मिलने के लिए गए जब मेरी हंगर स्ट्राइक ओवर हुई उसके बाद। लेकिन सोनम सर इस मुद्दे से खुश थे कि मैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब वो जोधपुर जेल में थे, अभी पिछले 5 महीने वो जोधपुर की जेल में थे, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात नहीं करते, हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में बात करते हैं कि भाई अगर हम राजस्थानी में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने बच्चों को बात नहीं करने देते। तो सोनम सर ने एक एप्लीकेशन लिखी यहाँ की गवर्नमेंट को कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दीजिए। वहाँ के लोगों को ये बार बार बोला कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दीजिए, हमेशा अपनी लोकल लैंग्वेज हमारे कल्चर से जुड़ के रहना चाहिए। तो जब सोनम सर को ये पता चला कि कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लीडर है जो अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और वो जल्दी इस चीज़ पे एक वीडियो भी रिलीज़ करेंगे राजस्थान के लिए कि आप लोगों को खुलकर आगे आना चाहिए, अपने कल्चर को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़नी चाहिए। तो हमारा ऑल ओवर डिस्कशंस ये था कि जो राजस्थानी की लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, इसको कैसे बढ़ावा मिल सके, इसको कैसे बचाया जा सके। उन्होंने कोई हिदायत दी हो, कोई एक सेंटेंस जो उन्होंने दिया और आपके दिल पे लग गया हो? क्योंकि आप दोनों ने बहुत टाइम तक हंगर स्ट्राइक किया। उन्होंने तो कितने 21 डे 22 डेज़ के लिए 21 दिन की हंगर स्ट्राइक थी उनकी। तो नहीं बिल्कुल, देखिए जब डे फर्स्ट हम उनके पास गए, जस्ट हमारा मिलना हुआ, तो सर ने ये कहा कि यार सलूट है, आप राजस्थान की इस लैंग्वेज के लिए लड़ रहे हो, अपने कल्चर के लिए लड़ रहे हो। तो हमारे लिए वो जीत ही एक तरह की कि भाई उन्हें जब अदर स्टेट का कोई व्यक्ति अपने सेंटिमेंट्स राजस्थानी से जोड़ सकता है, तो यहाँ के लोगों को एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों को अपनी लैंग्वेज के लिए आगे आना चाहिए। आप रविंदर सिंह भाटी को पर्सनली कैसे देखते हैं? एक लीडर, एक पॉलिटिशियन या एक यूथ आइकन? बिल्कुल, देखिए वो भी छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष से निकले हुए हैं, तो और आगे भी संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को संघर्ष करना सिखाया है।
तो वो आपकी पर्सनल मोटिवेशन है। जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि सारे स्टूडेंट लीडर्स, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वन ऑफ द लीडर्स। बिगेस्ट नेम, मतलब सबको में पैरेलल मानते हैं। निर्मल चौधरी जी भी है, ये भी हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए सब जो संघर्ष कर रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने हमें सिखाया है कि भाई अब वो यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़े, वहाँ से प्रेसिडेंट बने, फिर एमएलए बने, और फिर एज एमपी का इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा, तो कहीं ना कहीं यूथ को एक मोटिवेशन तो मिलता ही है कि आप अगर कुछ सोच रहे हो तो वो आप कर सकते हो लाइफ में। आप रणवीर सिंह के साथ राजस्थानी भाषा मूवमेंट का पार्ट थे। राजवीर सर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, राजवीर सर के साथ भाषा मूवमेंट में थे। स्टूडेंट यूनियन में सिर्फ आप अकेले एक फेस की तरह है, आपके साथ और कोई दिखा क्यों नहीं? लाइक यही सारे नाम आपके साथ दिखे क्यों नहीं अभी? नहीं बिल्कुल, देखिए हमेशा से ही अगर किसी के सेंटिमेंट्स जुड़ रहे हैं, मैं तो हमेशा से, अगर घर पे भी बात होती है तो लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं हम। श्याम कभी भी किसी से करें, और बचपन से हमारे कल्चर से जुड़े हुए रहें, तो जब बात आई कि अपने लोकल लैंग्वेज के लिए हमें कुछ करना है, तो देखिए मैं किसी और का ना कहते, मैंने खुद अपने सेंटिमेंट्स को जोड़ा और इस मूवमेंट का हम लोग पार्ट बने कि जब भी राजस्थानी भाषा की बात आएगी हम लोग सबसे पहले आगे आकर खड़े रहेंगे। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ या ख़त्म हुआ, इतने बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए आपसे स्टेज पे मिलने, तब इन लोगों ने आपसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करी कि हम भी अब आते इस मुद्दे पे भी? नहीं बिल्कुल, देखिए तमाम उन लोगों ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, भले सोशल मीडिया के माध्यम से देखो, कोई व्यक्तिगत रूप से वहाँ आए, लेकिन ये खुशी की बात है कि वो उस मुद्दे को समझ पाए कि हाँ ये लड़ाई सही मुद्दे के लिए लड़ी जा रही है, राजस्थानी लैंग्वेज के लिए लड़ी जा रही है, अपनी बात जो अपनी भाषा अपना कल्चर है उसके लिए लड़ी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेता है उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि आगे आने वाले समय में विधानसभा 20 तारीख से चालू हो रही है, तो इन मुद्दों पर बात की जाएगी और अपनी राजस्थानी लोकल लैंग्वेज की बात की जाएगी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। विधानसभा में आजकल बातें क्या होती है? अभी लोकसभा का मॉनसून सेशन एंड हुआ है, 15% अटेंडेंस है सिर्फ। नहीं बिल्कुल, देखिए तो कहीं ना कहीं, तो अगर हम वहाँ से उम्मीदें नहीं रख सकते तो यहाँ से कैसे रखेंगे? हमें उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद है उन नेताओं से, एटलीस्ट जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, वो हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा आवाज़ उठाने के लिए आगे रहते हैं, और उनकी कभी अटेंडेंस आपको कम नहीं मिलेगी, क्योंकि जो संघर्षशील नेता है वो घर पे या बंद कमरे में कभी नहीं बैठ सकता, वो हमेशा आपको सड़कों में, विधानसभा, लोकसभा सब में मिलेगा। हमारे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा में, बताइए आप अब्सेंट नहीं रहे कभी, क्योंकि हमेशा उन्होंने संघर्ष किया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट यूनियन से निकले हुए नेता हैं वो कभी भी आपको नाराज़ नहीं करेंगे, या आपको हमेशा प्रेजेंट मिलेंगे हर जगह। दिल से एक जो भी स्टूडेंट होता है वो अपनी अटेंडेंस कभी नहीं भूलता बेसिकली। बिल्कुल। तो आपका सोशल मीडिया पे आप बहुत आउट लाउड हो, आउट स्पोकन हो, मतलब जो भी हो रहा है कैमरा के सामने हो रहा है, लाइक पूरा एक फिएस्को चल रहा है। सेम गोज़ विद रौनक खत्री, उनका तो ऐसा लगता है मेरे को एक बहुत ही नॉर्मल इंसान है, कैमरा चालू होते ही ओह ये करना है वो करना है, आज ये काज फोड़ूंगा, आज ये करूंगा। नहीं देखिए, तो आपके साथ भी सिमिलर इन्फ्लुएंस है या कुछ तो हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, देखिए ये सब जो लोग कर नहीं पाते उनकी बातें। बाकी आप बताइए कि रौनक भाई अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बना, और आज आप अगर अपना डिस्कशन यहाँ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कुछ किया स्टूडेंट्स के लिए। काज फोड़ा तो क्यों फोड़ा, आप उसकी मुद्दे के पीछे जाइए कि एक प्रशासन का कोई व्यक्ति जो अंदर बैठा है, और बेचारे स्टूडेंट्स जो लाइन में खड़े हैं, जो अंदर आईसी के कमरे में बैठा है, वो अगर उनकी बात नहीं सुन सकता है, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, तो वहाँ का जो अध्यक्ष है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जाए, स्टूडेंट्स की बात को जिस भी तरीके से सुनाना पड़े वो सुनाया जाए। आज हमारी महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो गर्ल्स से डायरेक्टली ऑफिस में मिलती नहीं है। मतलब अगर आपको कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना है तो यू हैव टू फॉलो द 3 चेन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द गार्ड, देन बाईजी, देन पीए, देन प्रिंसिपल मैम। Why the barriers are there to meet a principal? He or she is not the CM of Rajasthan, he is the principal of Maharani College, and she have the duty to communicate with the students daily basis. तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा आप अगर इनसे नहीं मिल सकते तो आप इस चेयर पे क्यों बैठे हो? तो वो वीडियो वायरल हुई, तो लोगों, तो हमने किया है इस चीज़ को काम। तो एज कोई ऐसे नहीं है कि भाई कैमरा चालू होते ही ये काम किए जाते हैं, ऑफ कैमरा हो या जो चीज़ें हो, लेकिन कैमरा आज के समय में क्यों ज़रूरी है? ताकि वो चीज़ें हम स्टूडेंट्स तक डिलीवर कर सकें, आगे आने वाले समय में हमारी ज़रूरत ना पड़े। कोई स्टूडेंट्स हमें देखे कि ये स्टूडेंट लीडर है, ये हमारी प्रिंसिपल से ऐसे बात कर सकते हैं, ये हमारी बात पहुँचा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पहुँचा सकते? तो बेसिकली चाहे रौनक खत्री हो, चाहे शुभम रेवार हो, चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो, ये लोग सोशल मीडिया का यूज़
इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि सोशल मीडिया पे एक बार व्यूज़ जाते ही, वायरल होते ही, सामने वाले के मन में डर है कि अब मेरे सामने कैमरा आ रहा है, अब मुझे इनको शांति से सुनना ही पड़ेगा। कैमरा नहीं था जब तक एसी में बैठे हैं, कोई बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखिए, और हमने कभी ऐसे सोशल मीडिया, क्योंकि मैं बहुत कम नॉलेज रखता हूँ आपको सही बताऊँ सोशल मीडिया के लिए, लेकिन फिर भी हमने हमेशा उन्हीं मुद्दों पर बात की जिनसे स्टूडेंट्स परेशान हैं। आप देखिए आज स्टूडेंट्स वहाँ आकर खड़े होते हैं, आप खुद अगर 100 किलोमीटर दूर से किसी बस में ट्रेवल करके किसी कॉलेज में आते हो और जिनसे मिलने के लिए आते हो वो प्रिंसिपल बोले बाहर खड़े हो जाओ, 2 घंटे के लिए बाहर खड़े रहो, तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आज के समय में। तो जैसे अभी हम स्टूडेंट नेताओं की बात कर रहे हैं, आपने बोला ये लोग हमेशा मुद्दे के लिए खड़े होते हैं, एक मूवमेंट के लिए खड़े होते हैं, बट डोंट यू थिंक समवेयर ये मूवमेंट्स के बीच में एक यूनिवर्सिटीज़ एक लॉन्च पैड बन गई है नए सीरीज़ ऑफ नेताओं के लिए? बिल्कुल ये लॉन्च पैड ही है। आप देखिए अगर आपको राजनीति करनी है तो यहाँ लॉन्च होना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ आप लॉन्च हो गए तो आपको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने से लिए कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ लॉन्च होने के लिए एकमात्र आपको जो चीज़ चाहिए वो है आपकी मेहनत, आपका स्ट्रगल। यानी लॉन्च पैड है ये, लेकिन यहाँ आपको लॉन्च होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रात रात वक्त जागना पड़ेगा, 1-1 हज़ार स्टूडेंट्स के फ़ोन उठाने पड़ेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी, डेली यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो कि आप घर बैठे या आपके पिताजी एमएलए हैं तो आप भी एमएलए बन जाओगे। यूनिवर्सिटी में अगर लॉन्च होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। पर कहीं ना कहीं मूवमेंट जो होता है वो क्रिएट किया जाता है, और जब इनको लॉन्च पैड मिल जाता है तो वो एकदम से थोड़े से बिखर से नहीं जाते। जैसे हरफुल जी का एक बार नाम बहुत चला था, उन्होंने कुछ अपने आप को मिट्टी तक दबा लिया था ओपन लाइब्रेरी कराने के लिए, बट फिर वो एकदम से गायब हो गए। अब देखिए वो सबका अपना अपना नज़रिया है कि अगर कोई चाहता है, देखिए मैं पिछले कितने टाइम से यहाँ हूँ, लेकिन चुनाव नहीं हो रही, उसके बाद जैसे आपने अभी बात की, कई लोग बोलते हैं यार क्यों मेहनत कर रहे हो, चुनाव नहीं हो रहे, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अच्छी चीज़ में ध्यान दो, ये वो। लेकिन अगर जिज्ञासा है आपको, अगर इस चीज़ में आगे आना है तो आपको ये जो कहते हैं ना ये सेवा, ये तपस्या, ये करनी ही पड़ेगी। अगर ये नहीं करोगे, इसीलिए यूनिवर्सिटी से लॉन्च आना बड़ी बात नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ करना, वहाँ रहना, वहाँ कोई पूरी चीज़ों को फॉलो करना, ये बड़ी बात होती है कि एंड तक आप टिके हो या नहीं टिके हो। कई नेता आए, कई गए, लेकिन कुछ सक्सेस रेशियो बहुत कम लोगों का है, उन लोगों का है जो इस फील्ड में टिक पाए हैं। आपके हिसाब से मुकेश भाकर सिर्फ एक करंट एमएलए है या राजस्थान फ्यूचर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा नाम जिसके अराउंड बहुत सारे बड़े मुद्दे उठाए जा सकते हैं? नहीं बिल्कुल, देखिए मुकेश भाकर जी का हमेशा से ही स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स है उनमें हमेशा उनका इंटरेस्ट रहा है, और आज तक जैसे जो बढ़ने से ज़्यादा बनाने वाला व्यक्ति को महान माना जाता है, तो हमेशा से उन्होंने स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हो या किसी भी यूथ के इलेक्शंस हो, तो हमेशा से आगे आने वाले युवाओं को हमेशा मदद करने का उन्होंने काम किया है कि जो भी युवा धरातल पे संघर्ष कर रहा है उसकी मदद वो करते हैं ताकि उन्हें भी राजनीति में आगे आने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसे इसी निरंतर तरीके से मदद करते रहे तो आने वाले समय में बड़े फेस बिल्कुल 100% माने जाएंगे। हैव यू मेट हिम लाइक द किंग मेकर? या मुकेश भाकर जी? यस। And what was the conversation about? Conversation is all about the student union politics, the struggle, the student politics life, that how you have to struggle in this life, how you have to help the students, how you have to achieve your goals and targeted. So he used to guide us at every steps in our student union politics. Personally? Yeah, personally. MLA होने के बाद उन्होंने Yes, आपको ये देखिए ये personally? बड़ी बात है कि MLA होने के बाद वो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है युवाओं के लिए। So there is a fun segment that is called म्हारो segment. Yeah. इसमें आपको 1 word में आंसर करना है या फिर कंप्लीट द सेंटेंस भी कर सकते हो आप, ठीक है? ठीक है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इज फर्स्ट स्टेप टू एंटर इन द पॉलिटिक्स। लीडरशिप इज Leadership is all about to help the students or the peoples. राइट नाउ डेमोक्रेसी इज Democracy is no longer exist in Rajasthan because there is no union elections or the students don't have their power, their rights to enter in the politics. So students doesn't feel like democracy in Rajasthan. दैट इज अ बिग थिंग कमिंग आउट ऑफ योर माउथ बिकॉज डेमोक्रेसी लॉ पढ़ रहे हैं आप नहीं और आप बिल्कुल, ये ये बोल रहे देखिए हैं कि डेमोक्रेसी नहीं खत्म हो कहाँ रही है। खत्म हो गई। आप देखिए अगर एक स्टूडेंट्स अपनी बात रखना चाहे तो वो नहीं रख सकता,
अपनी चीज़, अगर वो अपनी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्पीक, ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी में हमें पढ़ाई जाती है, तो वो नहीं बची तो हम कैसे कहें कि हम इस डेमोक्रेसी में फील कर रहे हैं या अपने आप को जी रहे हैं। आज अगर मैं अपना नेतृत्व चुनना चाहता हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है वो, तो कहाँ मैं अपने आप को डेमोक्रेटिक फील करूँगा। Okay, back to the segment. Shubham Rewar is A student? not a next big leader. No, ma'am, no. Always a student at heart. Yeah. The biggest problem with universities is Is about education system revolution. the biggest problem with politicians right now is They doesn't want the new politicians to come in the politics. the one thing students want from the system Change in the system, or they want the or education. change the entire system. Yeah, to change the entire system. Pick one. There is no explanation needed. Student politics or practicing law. Student politics. ABVP or NSUI or independent. Independent. Revolution or reforms. Revolutions. Protest or petitions. Both at the same time. Political support or complete independence. It may be necessary both. Student leader or future politician. Student. Better to be the student. Power or popularity. दोनों ही नहीं चाहिए। इसके पीछे कभी भागे नहीं ना कि पावर हो या पॉपुलैरिटी हो। पर आज आपके पास दोनों ही है कहीं ना तो कहीं। हमने कभी उस चीज़ को उस तरह की तो देखा नहीं है कि हमारे पास अगर पावर है या पॉपुलैरिटी है तो। Agree or disagree to the statements. या Political parties should stay away from the universities. यस एग्री। ABVP has more influence than NSUI in Rajasthan. नो। Disagree. Strongly Yeah. disagree. Hunger strikes are outdated as a form of protest nowadays. नो डिसएग्री। Money decides student elections. नो नेवर। डिसएग्री या Disagree. टोटली डिसएग्री। Student union elections eventually became launchpad for mainstream politics. यस एग्री। Political backing makes a student leader more powerful. नो बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं। Okay, so here we conclude our fun segment. या तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये लैंग्वेज वाला इशू सॉल्व हो जाता है, इलेक्शन यूनियन वाला इशू सॉल्व हो जाता है, फिर शुभम रेवाड़ किस चीज़ के लिए फ़ाइट करेंगे? देखिए, राजनीति में हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। स्टूडेंट्स की ये मुद्दे कभी ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि ये सिस्टम को चेंज करने में हमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, ये विश्वास ज़रूर दिला सकते हैं कि हमारी जो लड़ाई है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ऐसे नहीं कि आज भूख हड़ताल सिर्फ भाषा के लिए हुई है, आगे कभी नहीं होगी। हमें जब भी जिस तरीके से भी ज़रूरत पड़ेगी, पुलिस की लाठी खाना हो, भूख हड़ताल करनी हो, तो सबसे पहले हम लोग आगे खड़े होंगे। आपका एज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर चल रहा है, स्टूडेंट आप नहीं रहोगे, आप ग्रेजुएट हो जाओगे या डिग्री अटका दी जाएगी आपकी? नहीं, देखिए, आगे से आगे एडमिशन लिया है, वापस ले लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में पढ़ाई कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, कई ऑप्शंस हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी से जुड़ाव है, यहाँ पढ़ना, यहाँ स्टूडेंट्स की हेल्प करना, ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है और इसको हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पॉडकास्ट पे, हमारे चैनल पे आपके हिसाब से नेक्स्ट गेस्ट कौन होना चाहिए और क्या आप उनको पर्सनली जानते हैं, आप उनसे मिले हैं, उनसे बात की है? बिल्कुल, देखिए, अगर पॉलिटिकल आप बुलाना चाहें, पॉलिटिकल लीडर्स में हो, तो मुकेश भाकर जी को आपको बुलाना चाहिए ताकि वो छात्र राजनीति को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। और अगर राजस्थानी भाषा की आप बात करें तो राजवीर सर को आपको बुलाना चाहिए। वो स्टूडेंट्स को इतना अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि अपने कल्चर से कैसे जुड़ा रहा जा सकता है। आज देखिए, वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, यानी लाखों स्टूडेंट्स को वो पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज की बात बहुत कम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। तो नेक्स्ट गेस्ट इनमें से किसी को होना चाहिए। मुकेश भाकर जी और राजवीर सिंह जी, आपका कोई लास्ट मैसेज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, और दूसरी तरफ नेताओं के लिए भी एक और बिल्कुल, मैसेज? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि आज देश में जिस तरह जैन जी ने ये कर दिखाया, देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान ने दिया नहीं है, लिया गया है। ये छीन कर लाए हैं। तो ये हमें हमारी पावर का पता चल गया कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपको लगे कि कहाँ भी अन्याय हो रहा है, आपको किसी लीडर का वेट नहीं करना चाहिए, आपको उस बात को मजबूती से उठाना चाहिए। और लीडर्स के लिए है कि हमें मौका दीजिए, छात्र संघ के चुनाव कराइए। भजन लाल जी से स्पेशली हम ये लोग कहना चाहेंगे कि सीएम साहब, आप छात्र संघ के चुनाव कराइए ताकि हम आपका स्वागत कर सकें और इस जो मुहिम है छात्र राजनीति की, इसके लिए आपको धन्यवाद दे सकें। Thank you for watching this podcast till the end. Please like, share and subscribe our channel म्हारोकास्ट। हम जल्द ही लौटेंगे वापस एक और पॉडकास्ट के साथ। और ऑल्सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना एक टेक्स्ट ड्रॉप कर दीजिए जिसमें आपके एक सजेशंस हो कि हमारा नेक्स्ट गेस्ट
कौन होना चाहिए?